आज आप लोगों को मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी, तो गुलाम वंश आते हैं, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है और लोधी वंश आता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसी से लिख देते हैं गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये वंश आते हैं। अब गुलाम वंश और उसके बाद खिलजी वंश तो एक क्रम में भी लिखा है। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो अगर क्रम में भी पूछे तो आप इसी तरह बता सकते हैं। अब जो गुलाम वंश, यहाँ गुलाम वंश से तुम्हारा तुगलक वंश तक हैं, तो ये कौन थे? तुर्की। कौन थे? तुर्की। और जो लोधी वंश के हैं ये कौन थे? अफगान। या यहाँ पे लिख लो, हाँ अफगान। अफगान ये पहला लोधी वंश का जो है प्रथम अफगान राज्य था। लोधी वंश प्रथम अफगानी राज्य था भारत में। तो गुलाम वंश को इल्वरी वंश या मामलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इल्वरी वंश और मामलूक वंश से। लिख लेते हैं हम इल्वरी वंश या मामलूक वंश, इस नाम से भी गुलाम वंश को जाना जाता है। ये कब तक से कब तक रहा? 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक, यानी गुलाम वंश का शासनकाल कितना रहा? 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 84 वर्षों तक शासन किया गया। जो गुलाम वंश के शासक थे कितने सालों तक शासन किया? 84 वर्षों तक। अब जो है संस्थापक कौन था? संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक। और अंतिम शासक कौन था इसका? अंतिम शासक, अंतिम शासक इसका कौन था? कैमूर्स। कभी कभी कैमूर्स की जगह पे कैवकाबाद भी दे देते हैं, तो कैवकाबाद के बाद कैमूर्स आता है। क्यूमुर्स, क्यूमुर्स। तो गुलाम वंश को इल्वरी वंश भी कहते हैं, मामलूक वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहा। 84 वर्षों तक यहाँ इसके गुलाम वंश के शासकों ने शासन किया। संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। अब उसके बाद खिलजी वंश तो 1290 से 1320 तक रहा। 1290 से भाई जब ये समाप्त होता है
1320, तो कितने वर्ष हो गया? 30 वर्ष हो गया। तो इसका शासनकाल कितना रहा? 30 वर्ष। जो सबसे कम शासन है, जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, इनमें सबसे कम शासन किस वंश का है? खिलजी वंश का है। जो दिल्ली सल्तनत के वंश हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन सब में सबसे कम कौन सा वंश शासन किया है? खिलजी वंश शासन किया है। सबसे कम शासन, सबसे कम शासन भाई 30 वर्ष, या इसको यहाँ पे 30 वर्ष लिख सकते हो। संस्थापना, इसकी स्थापना किसने की थी? स्थापना तो इसकी स्थापना किसने की थी? खिलजी वंश की, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऐबक यहाँ लिख लेते हैं, ऐबक, ये हो जाएगा मुर्स, क्यू मुर्स, ठीक है। तो ये जो खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक इस कार्य शासन रहता है, 30 वर्ष का सबसे कम शासन है सभी वंशों में, दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों में। स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, इसका अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां। कौन था? नसरुद्दीन खुसरो खां इसका अंतिम शासक था। अब उसके बाद आता है तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा? 1320 से 1414 तक। 1320 से 1414 तक कितने वर्ष लगभग शासन किया? 94 वर्ष। 94 वर्ष। जो जितने भी दिल्ली सल्तनत के वंश हैं उनमें सबसे अधिकतम शासन किया था किसने? तुगलक वंश ने। अधिकतम शासन, सबसे अधिकतम शासन किसने किया? तुगलक वंश ने। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इनको क्रम से भी लगाने को आया है, इनके संस्थापकों के नाम पूछे गए हैं। तो अधिकतम शासन, संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक, अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का। संस्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक थे नसरुद्दीन महमूद शाह। नसरुद्दीन महमूद शाह, ये अंतिम शासक थे तुगलक वंश के। अब उसके बाद आता है सैयद वंश। तो सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1414 से 1451 तक। 1414 से 1451 कितने वर्ष शासन किया? लगभग 36 वर्ष। 36 वर्ष। संस्थापक कौन था या स्थापना किसने की थी इस वंश की, सैयद वंश की? स्थापना किसने किया था सैयद वंश की? खिज्र खां। वो अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां।
अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश की स्थापना किसने किया था? खिज्र खान ने किया था। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अब उसके बाद आता है लोदी वंश। इसकी कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1451 से 1526। 1451 से 1526, लगभग 76 वर्ष। कितने वर्ष? लगभग 76 वर्ष। 1451 से 1526। संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। स्थापना बहलोल लोदी। अंतिम अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। देखो इब्राहिम लोदी जो था ये तुम्हारा लोदी वंश का अंतिम शासक भी था और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, और ये युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला शासक था इब्राहिम लोदी। तो ये हो गया दिल्ली सल्तनत के वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। गुल, खिला, तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसको गुलाम वंश को इलबरी वंश भी कहते हैं, मापलूक वंश भी कहते हैं। 1206 से 1290 इसका अवधि रहती है इस वंश की, और 84 वर्ष लगभग शासन करता है। संस्थापक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अंतिम शासक क्यूमुर्स। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन खुसरो खां। समयावधि कितनी रही है खिलजी वंश की? 1290 से 1320, और उस लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 30 वर्षों तक, जो सभी वंशों में ये सबसे कम है शासन। तुगलक वंश संस्थापना किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। अंतिम शासक कौन था? नासरुद्दीन महमूद शाह। 1320 से 1414 तक कितने लगभग वर्ष? 94 वर्ष, जो सभी वंशों में सबसे अधिक है। फिर उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 और लगभग 36 वर्ष शासन किया। स्थापना किसने किया? खिज्र खां। अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। फिर लास्ट आता है दिल्ली सल्तनत का वंश, लोदी वंश। अंतिम वंश कौन होता है दिल्ली सल्तनत का? लोदी वंश। कब से कब तक? 1451 से 1526 तक, लगभग 76 वर्ष। स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। अब जब हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या? शासक वंश होता है, फिर शासक के बारे में। फिर दूसरा क्या? स्थापत्य या युद्ध। तीसरा स्थापत्य और पुस्तकें। स्थापत्य। चौथा पुस्तकें। तो शासक जो व्यक्ति है उसका नाम, उसकी पदवी या जो उपाधियां धारण करता है। फिर युद्ध, किससे उसके युद्ध हुए हैं, उनको। स्थापत्य, उसने क्या निर्माण कार्य करवाया है। और फिर उसके बाद उसके काल में जो विद्वान थे या उसके काल में कोई पुस्तक लिखी गई है। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला वंश लेते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश, और हमने स्थापना यहाँ बता ही दिया, क्रम भी बता दिया इनका। इसके अंतर्गत आता है, इसकी स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला शासक कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके शासक देख लेते हैं। शासक कौन कौन शासक रहे हैं? दीन ऐबक गुलाम वंश में।
इसमें लगभग 11 शासक रहे हैं गुलाम वंश में। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश पहला था, दूसरा क्या है, आराम शाह, फिर तीसरा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह ऐब, फिर पांचवा है तुम्हारा रजिया, रजिया ये महिला शासिका थी। उसके बाद बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन, बलबन, फिर इसके बाद आता है कैकुकाबाद, कैमुर्स, बाद 11 क्यूमुर्स या कैमुर्स भी इसको कहते हैं, कैकुबाद या क्यूमुर्स। तो ये क्रम से हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह है। अब शैतानी ऐब कर रहा था तो आराम करना चाहिए। फिर उसके बाद इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया, रुक गए। उस भाई रजिया का नाम आपने सुना ही होगा। तो इल्तुत के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आता है। उसके बाद रजिया की नियुक्ति होती है। रजिया, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, और बलबन के बाद कैकुकाबाद, कैमुर्स। तो इसमें जो फेमस है उनको याद कर लीजिए और उसके आगे पीछे ध्यान रखिए, बस आसानी से क्रमागत सभी याद हो जाएंगे आपको। अब इन जो गुलाम वंश थे उसके शासकों में हम कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाएंगे आगे। गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसके ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा का देवता। इसको उपाधि दी गई थी कुरान खां, क्योंकि कुरान को ये पढ़ लेता था, अच्छे से उच्चारण कर लेता था, जिसे क्या कहते हैं? कुरान को पाई करने वाला। लाख बख्श भी कहा जाता था, लाखों का दान करने वाला। और पील बख्श भी इसकी उपाधि हाथियों का दान देने वाला। पील का मतलब हाथियों। तो कहीं भी शब्द पील आया तो उसे समझ जाए, सेना में भी लिया जाता है पील। तो जो है पील का मतलब क्या हुआ? हाथियों की सेना, ठीक वहाँ पे। तो यहाँ पील बख्श का मतलब हाथियों का दान देने वाला। तो लिख लेते हैं ऐबक का। ऐबक का अर्थ चंद्रमा का देवता। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? उपाधियाँ देख रहे हैं इसके। ये नाम का अर्थ हो गया ऐबक, ठीक है। उसके बाद कुरान खां, कुरान खां, कुरान खां, कुरान को पाई करने वाला, कुरान को पाई करने वाला, उच्चारण करने वाला। उसके बाद आता है लाख बख्श, लाख बख्श, बख्श लाखों का दान
करने वाला। पीलबक्स हाथियों का दान करने वाला। हाथियों का दान करने वाला, इसको उपाधियां थी, इसको कहा जाता था। अच्छा, इसका प्रारंभिक जीवन क्या था? तो ये दास के रूप में पकड़ा गया था और नौसपुर जो फारस में पड़ता है वहाँ ये लाया गया था। कहाँ? नौसपुर के बाज़ार में। वहाँ इसको एक काजी थे फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी। कौन थे? फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी। उन्होंने इसको ख़रीद लिया और इसको कुरान की शिक्षा देकर, धनुर्विद्या की, तलवार चलाना, ये शिक्षाएँ, उच्च शिक्षाएँ देकर इसको बेच दिया, गजनी ले जाकर बेच दिया, जहाँ मोहम्मद गौरी के लोगों ने इसको ख़रीदा। जब इसकी प्रतिभा को मोहम्मद गौरी ने देखा तो इसको उच्च पदों पर नियुक्ति देने लगे। तो प्रारंभिक जीवन लिखा दें। प्रारंभिक जीवन, प्रारंभिक जीवन नौसपुर फारस के बाज़ार से, नौसपुर के बाज़ार से काजी फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़, काजी दीन, काजी का मतलब होता है इस्लामिक जो धर्मगुरु होते हैं उनको कहते हैं काजी। उसमें कई पद होते हैं, उसमें से एक काजी है। फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने खरीदा और इसको उच्च शिक्षा देकर, अब ये सब नहीं लिखा रहा, धनुर्विद्या और कुरान की शिक्षा, उच्च शिक्षा देकर गजनी ले जाकर बेच दिया, ले जाकर बेच दिया, बेच दिया, ले जाकर गौरी के हाथों बेच दिया। गौरी को बेच दिया। गौरी को नहीं बेच दिया, हाथों बेच दिया। गौरी के हाथों बेच दिया। अब इसका राज्याभिषेक कब होता है? राज्य अभिषेक, राज्याभिषेक कब होता है इसका? 25 जून 1206 में। कहाँ? लाहौर में। अच्छा, ऐबक के युद्ध देख लेते हैं। ऐबक के द्वारा युद्ध, ऐबक के द्वारा युद्ध। अभी जो युद्ध हैं तो ये तब ये क्योंकि गुलाम था तो किसी के अधीन होकर लड़ रहा था, तो ये सहयोग करेगा, इसके नाम से तो युद्ध जाने नहीं जाएंगे, हेल्प के रूप में इसको जाना जाएगा। तो 1205 में क्या किया? खोखरों के विरुद्ध गौरी का साथ दिया। खोखरों के विरुद्ध, इससे पहले 1192 में लिख लेते हैं। 1105 नहीं, 1205 नहीं लिखो, 1192 में। 1192 में का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है कब? 1192 में। किसके बीच?
ये होता है गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। तराइन के 2 युद्ध होते हैं, 1191 में और दूसरा 1192 में। तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जो गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। जो पहला युद्ध था पृथ्वीराज चौहान उसमें विजित हो जाता है। तो 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, गौरी विजयी। इसमें भी ये ऐबक जो है क्या करता है, सहयोग करता है। ऐबक ने अच्छा प्रदर्शन किया था, या लिख सकते हो मुख्य भूमिका निभाई थी। ठीक, उसके बाद आता है 1205 का, किसके साथ युद्ध, खोखरों के विरुद्ध। गौरी खोखरों के युद्ध। इसमें भी ऐबक ने सहयोग किया था या अच्छा प्रदर्शन किया था 1205 में भी। अब उसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है, क्योंकि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है, जीत जाते हैं, फिर कन्नौज का युद्ध होता है, और जो यहाँ का भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा विजित क्षेत्र थे उनको ऐबक को देकर वो फिर अपने गजनी लौट जाता है, नहीं गौर प्रदेश लौट जाता है, सॉरी। तो मध्य एशिया वो फिर, क्योंकि वहाँ पे भी युद्ध चल रहे थे, स्थिति खराब थी, तो वापस लौट जाता है और यहाँ के विजित प्रदेश जो होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। तो राज्याभिषेक कब होता है इसका, राज्याभिषेक 25 जून 1206 में, 25 जून 1206 में, 25 जून 1206 में। कहाँ होता है राज्याभिषेक, लाहौर। इसी को क्या करता है, अपनी साम्राज्य की राजधानी बना लेता है। ऐबक लाहौर को ही अपनी राजधानी बना लेता है, वो अपनी राजधानी बना लेता है। ये लाहौर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। अब उसके बाद दादशाह से मुक्ति पत्र, भाई दास था, दासता से मुक्ति पत्र। कब इसको आज़ादी मिलती है दासता से, तो 1208 में गौरी के भतीजा जो था, गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद ने इसको दादशाह से मुक्ति दे दी थी, आज़ाद कर दिया था। 1208 ईस्वी में गौरी का भतीजा, गौरी का या गौरी के भतीजे, भतीजा ही लिख लो, गयासुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन महमूद ने, गयासुद्दीन महमूद ने दिया दादशाह से मुक्ति पत्र। किसने दिया, 1208 ईस्वी में गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद ने दिया था। ठीक, अब ऐबक के दरबार में रहने वाले विद्वान, ऐबक
के दरबार में रहने वाले विद्वान। कौन कौन विद्वान रहते थे ऐबक के दरबार में? हसन निजामी। कौन? हसन निजामी, जिनकी पुस्तक क्या है? ताजुल मासिर। हसन निजामी पुस्तक ताज उल मासिर। हसन निजामी थे, इनकी पुस्तक क्या थी? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर जो पुस्तक है ये दिल्ली सल्तनत का पहला आधिकारिक इतिहास इस माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत इसे यानी ताजुल मासिर को इसे दिल्ली सल्तनत का प्रथम आधिकारिक इतिहास कहते हैं। जो हसन निजामी की पुस्तक है ताजुल मासिर, इसको दिल्ली सल्तनत की प्रथम आधिकारिक इतिहास कहते हैं। अब उसके बाद दूसरे विद्वान थे, दूसरे फ़क्र मुदब्बिर। कौन थे? फ़क्र मुदब्बिर। इनकी कौन पुस्तक थी? फ़क्र मुदब्बिर। फ़क्र मुदब्बिर, इनकी पुस्तक थी शायरा-ई अनसब। शायरा-ई अनसब। शायरा-ई अनसब। इसमें क्या था? वंशावली का वृक्ष, मतलब वंशावली दे रखे थे। इसको क्या कहते थे? वंशावली का वृक्ष। और दूसरी पुस्तक थी अदब अल हर्ब वल सजा। अदब अल हर्ब, सॉरी ये नहीं, अदब अल हर्ब अदब अल हर्ब वल सजा। इसका अर्थ क्या था? युद्ध और वीरता के शिष्टाचार। युद्ध और वीरता के शिष्टाचार। वीरता के शिष्टाचार ये पुस्तकें थी। यानी दो लोग इनके दरबार में जो प्रसिद्ध थे रहते थे, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। हसन निजामी की पुस्तक थी ताजुल मासिर और फ़क्र मुदब्बिर का शायरा-ई अनसब और अदब अल हर्ब वल साज थी। अब इनके स्थापत्य के बारे में अगली क्लास में बताएंगे।